रिवीजन करके आए हैं कि भूल गए थे कि आज हिस्ट्री है। कोई बात नहीं, मुश्किल सवालात नहीं रहेंगे, ठीक है, इजी रहेंगे, हो जाएंगे। लास्ट में बहराम साहब को बताए थे, नासिरुद्दीन का छोड़े थोड़ा सा, नासिरुद्दीन महमूद, उसको करवाएंगे बाद में, है ना, मतलब कि आज वाले पे छोड़े थे कि जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो उसको करवाएंगे। नायब ए ममालिकात का पहला पद किसे मिला था? नायब ए ममालिकात का पहला पद किसे मिला था? अभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आज तो नहीं कल, तो उसमें ये क्वेश्चन भी मिलेगा और ये करवाया गया था। हम जाते जाते लिख कर गए थे। बोले थे कि बहराम शाह जब गद्दी पे बैठता है तो स्टार्ट भी उसी ने करवाया था और पहला पद एतगीन को वही देता है, जो कि रजिया के टाइम में विद्रोह करने वाला पहला व्यक्ति रहता है। बताया गया था पीछे, कुछ याद आया? नहीं याद आया, एक लोग मुंडी हिला रहे, नहीं याद आया, है ना। ममालिकात, नायब ममालिकात का पद दिया था एतगीन को। हाँ जरूर। रजिया के बाद था रजिया के बाद बताया गया था उनके भाई बैठे थे, इन्होंने ही शुरू कराया था। नायब इनका कुछ खास नहीं था, इसे सिर्फ 2-3 पॉइंट था जो बताया था मैंने। नायब ममालिकात का पद, और ये पहला पद मिला किसे था? एतगीन को, ठीक, बहराम शाह ने शुरू किया था, ठीक है। रजिया का डेथ हो जाता है 1240 में, तो ये 1240 से 1242 तक रहते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य कार्य सिर्फ एक ये मिलता है और एक मिलता है कि आमिर ए आखूर का पद दे दिया गया रहता है इनके द्वारा बलबन को, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि नायब ए ममालिकात का पद स्टार्ट करने वाला कौन सुल्तान था? बहराम शाह था। और पहला पद किसे मिला था? एतगीन को मिला था। मतलब नायब ए ममालिकात का पद पाने वाला व्यक्ति एतगीन था बहराम शाह के शासन काल में, ठीक। नेक्स्ट था इनका आमिर ए आखूर। अभी मैंने नाम लिया, किसको दिया था? बलबन को। ये थे कौन? आमिर ए आखूर थे कौन? अधिकारी होता था, है ना, अस्तबल का। किसे दिया गया था? बलबन को, ठीक। ये बलबन वही है जिसे इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के बाद खरीदा था, ठीक है। और जो 40 मंडल का स्थापना किया था, गठन किया था तुर्कान चहलगानी का, उसका ये सदस्य था, वो स्थिति से परिचित था। रजिया के टाइम में भी इसे शिकार का पद दिया गया रहता है, रजिया ने दिया था आमिर शिकार का पद। फिर अब बहराम शाह इन्हें दे रहे हैं बलबन को अमीर आखूर का पद, ठीक है। ये बहराम शाह में ये सॉरी, ये मुस्ट था 2, ठीक है। बहराम शाह के बाद आ जाएंगे मसूद शाह, उन्होंने पद दिया था आमिर हाजिब का। बहराम शाह के बाद ये 42 तक है, फिर 1242 से 46 तक रहेंगे, 42 से 46 तक।
ठीक। क्या नाम बताए हैं? मसूद। ठीक, ये क्या देते हैं? सॉरी, ये क्या खुल गया भाई? ए हाजिब, हाजिब का पद मसूद शाह का था। ठीक, इन लोगों से मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी जो एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मिला था इसलिए मैंने करा दिया। हाजिब जा है ये जी, शासक थे। इसके बाद का बहराम शाह के बाद के शासक थे। इनके बाद हम नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ेंगे। उनके मतलब के रिलेशन, अभी इल्तुतमिश जो थे वो क्या किए थे कि जो सल्तनत काल चल रहा था उसमें वंशानुक्रम कर दिए थे, तो ये उन्हीं से रिलेटेड थे। ठीक है, बहराम शाह, मसूद शाह, अभी नासिरुद्दीन पढ़ेंगे तो वो रहेंगे इल्तुतमिश के बेटे ही, तो उन्हीं से रिलेटेड ये सब लोग रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बलबन पढ़ेंगे तो वो इनसे रिलेटेड नहीं रहेंगे, ब्लड से रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन वो ससुर रहेंगे। यहाँ तक हैं, लेकिन जब इनके आगे बढ़ेंगे तब वो सॉरी बलबन के ससुर रहेंगे, सॉरी बलबन ससुर रहेंगे नासिरुद्दीन महमूद के। यहाँ तक हो गया। मसूद शाह हो गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। ये बता चुके थे, इसलिए सिर्फ इसमें का जो पॉइंट है वो करवा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। इनका शासनकाल मिलता है कि ये 1200 पीछे 46 हुआ था, इनका मिलता है कि 65 तक, कहीं कहीं 66 मिल जाता है। हाँ 65, कहीं कहीं 65 मिलता है, कहीं कहीं 66 का स्टार्टिंग मिलता है। ठीक है, तो ज्यादातर 65 ही माना जाता है, कहीं कहीं बस 66 रहता है, तो आप 65 मान सकते हैं। ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद ये वही व्यक्ति है जो कि कुरान की लिपियों को लिखता था। खाली समय में कुरान की लिपियों को लिखता था। उसके द्वारा बेची गई टोपी बनाने वाला ये व्यक्ति था। उससे अपना पालन पोषण करता था और उसे बेचता था। जो उससे, हाँ, कुरान की लिपियों को लिखता था और उससे जो उसे आय होती थी उससे वो अपना भरण पोषण करता था। उसका कहना था कि जो भी राज्य में राजस्व आ रहा है वो जनता के द्वारा आ रहा है, वो जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मतलब कि वो 100 का सीधा एक हराम की कमाई नहीं खाना चाहता था, अपना मेहनत करता था, खाता था। एक तरीके से बोल सके तो इनके टाइम ये इतने उदासीन थे, इतने उदासीन थे कि 20 साल तक लगभग ये शासन कर रहे हैं लगभग, लेकिन अपना शासन सत्ता बलबन के हाथ में सौंपे हुए हैं। ठीक, बलबन ही शासन कर रहे हैं। इनके दौरान भी वास्तविक सत्ता किनके हाथ में है? बलबन के हाथ में है। बलबन को यहाँ पे आकर मसूद जो नासिरुद्दीन महमूद रहते हैं दे देते हैं यहाँ पे नायब ए ममालिकात, नायब ए ममालिकात, या फिर कहीं कहीं सिर्फ नायब मिलता है, तो नायब का पद दे दिया गया रहता है बलबन को, बलबन को। ठीक है, पीछे क्या पढ़े हैं कि आमिर आखूर थे, फिर हाजिब बनते हैं, फिर यहाँ पे आके नायब बन जाते हैं। नायब ममालिकात का पद मिल गया किसे? बलबन को। बलबन के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में। यहीं से जब ये अपने शासनकाल में जाएंगे, अब ये यहाँ पे बलबन चालाकी का कार्य करता है, अपने बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करा देता है। किसी किसी इतिहासकार का कहना है कि बलबन स्वयं सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है कि नासिरुद्दीन महमूद को मरवा देता है। ठीक, और किसी किसी का कहना है कि अमीरों के द्वारा जहर दे देकर, थोड़ा थोड़ा दे देकर कुछ दिनों में उसे मारा जाता है।
ठीक है, ये इतिहासकारों का कहना है कि इस प्रकार से बलबन ने सत्ता को प्राप्त किया था अपने ही दामाद को मारकर। ठीक है, देखिए नायाब ममालिकात का पद बलबन को मिल गया, अमीरों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक, अमीरों के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो उस टाइम रेहान नाम का व्यक्ति था, भारतीय मुस्लिम था। बलबन भारतीय नहीं था, तुर्की था, इलबरी तुर्क था वो भी, जो कि शमशी वंश का स्थापना करता है। यहाँ पे रियान नाम का व्यक्ति था, कहीं कहीं रेहान मिलता है, कहीं कहीं रियान मिलता है। इसने मतलब सुल्तान को इतना चढ़ा दिया था, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, सुल्तान की भी शादी नहीं हुई है। ये रियान या फिर रेहान नासिरुद्दीन महमूद को इतना चढ़ा देता है कि आप अपना शासन सत्ता हाथ में दे दिए हैं बलबन के, वो धीरे धीरे आपको हटा के अपने बन जाएगा सुल्तान और आप कुछ नहीं कर सकते। ये बातों में आ जाते हैं, बलबन को हटा देते हैं। ठीक, अब रियान या फिर रेहान नाम का व्यक्ति बन जाता है नायाब 53 में, 1253 में, 54 तक मिलता है कि ये रहते हैं। लेकिन जो कि बलबन को हम पीछे पड़े हैं कि इल्तुतमिश के टाइम में भी था, रजिया के टाइम में भी था, उसके बाद बहराम शाह के टाइम, मतलब कि 4-5 सुल्तान के साथ वो कार्य कर चुका है, तो ये अनुभवी व्यक्ति था। लेकिन रेहान उतना अनुभवी नहीं था, वो खुद को साबित नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर से बलबन को पुनः नियुक्त कर दिया जाता है नायाब ममालिकात के पद पर। ठीक, मतलब 1 साल का उनका पद खाली रहता है। रेहान जो है खुद को साबित नहीं कर पाते हैं उस पद के लायक, इसलिए फिर से नासिरुद्दीन महमूद बलबन को बिठा देता है। 54 में फिर से बलबन आ गया। और अपनी बेटी का शादी नासिरुद्दीन महमूद से करा दिया। ठीक, बेटी की शादी हो गया, अब ये हो गए ससुर, ये हो गए दामाद। इनके, ठीक है, ससुर हो गए, दामाद भी हो गए। अब इतिहासकारों के द्वारा कहना है कि इनको मार दिया जाता है जहर देकर, या फिर ऐसे ही अमीरों के द्वारा कहना है, मतलब अमीरों के द्वारा जो कि महत्वपूर्ण पदों पे थे, इसलिए उन्हें अमीर कहा जाता था। नासिरुद्दीन महमूद ही ऐसा व्यक्ति था जो कि कुरान की लिपियों को लिखता था। ठीक, कुरान कहीं आयत मिलता है, कहीं लिपि। ठीक है, नकल करता था। ठीक, कुरान की लिपि की नकल करता था, टोपी सिलकर बेचकर। ये टोपी है, बेचकर अपना भरण पोषण करता था। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायाब का पद किसे मिला था? बलबन को। नासिरुद्दीन महमूद ही ऐसा व्यक्ति है जो कुरान की लिपियों को लिखता था। नासिरुद्दीन महमूद ही ऐसा व्यक्ति है जो कि टोपी सिलकर उसे बेचकर अपना भरण पोषण करता था। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। ठीक है, और कहीं कहीं मिलता है कि नासिरुद्दीन महमूद को बलबन के द्वारा जहर देके मारा गया था, और कहीं कहीं मिलता है कि अमीरों के द्वारा षड्यंत्र करके इसे मारा गया था। हो गया। मिनहाजुस्सिराज के लेखक कौन है? मिनहाजुस्सिराज किसके लेखक हैं? बुक का नाम बताइए, पीछे बताया गया था। तबकात नासिरी, है ना? याद नहीं था, भूल गए, या पीछे सुनाई नहीं दे रहा है? तबकात ए नासिरी के लेखक, जिनमें कि इन सुल्तानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है नासिरुद्दीन महमूद को मिनहाजुस्सिराज के द्वारा। ये मिनहाजुस्सिराज वही है जो इल्तुतमिश को सिंध अभियान के टाइम में मिले थे। हाँ, बताए तो नासिरुद्दीन महमूद दामाद बना ना, बलबन ससुर हो गया। नहीं नहीं, बलबन दामाद नहीं ना, बलबन ससुर था। बलबन अपनी बेटी का शादी करवाया था। ठीक है,
नाम क्या रहता है, हुजैदा शायद नाम रहता है, जहाँ तक थोड़ा थोड़ा ख्याल आ रहा है, हुजैदा का नाम आता है। कि शादी करा दिया, अपने दामाद को मार दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें मोस्ट देखिए, पहला है नायाब का पद मिला था बलबन को। ठीक है, उसके बाद रियान को मिला, खुद को साबित नहीं कर पाया। उसके बाद मिला किसे, फिर से बलबन को। ये पुनः बनता है। ठीक, और बलबन ससुर रहते हैं, अपने बेटी का शादी नासरुद्दीन महमूद से करा दिया। कुरान की लिपियों की नकल करते थे और टोपी सिलकर बेचते थे, उससे अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है, मिनहाज उस सिराज के लिए भी बताया कि उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के आदर्श सुल्तान है। कौन, नासरुद्दीन महमूद। हो गया नासरुद्दीन महमूद तक। बलबन पे चले, हो गया, ये हो गया सबका, राइट हो गया। इसलिए तो एक एक पॉइंट लिखवा रहे, वो भी विस्तार में नहीं, ताकि आप लोग ऐसे ही लिखते चले। वजीर का पद पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण पद, मतलब कोई भी सलाह अगर लेना हो तो उसी व्यक्ति से लिया जाएगा। जैसे दाहिना हाथ बोलते हैं तो ये उन्हें मान सकते हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण सलाहकार यही रहते हैं, उनका पद रहता है और यही सलाहकार रहते हैं जो कि सुल्तान को सलाह देते हैं। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद क्या, नयाब ए ममालिकात, यही तो पद का नाम था। यही जो है महत्वपूर्ण पद था, जिनको की जो कि महत्वपूर्ण पद था, और यही व्यक्ति, जो इस व्यक्ति को पद मिलता था, वही इनका सलाहकार होता था। सलाहकार के रूप में इन्हें मान सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद ने ही 1249 में उलुग खां की उपाधि दी थी बलबन को। ठीक है, ठीक, इसे लिख लीजिए। 1249 में उलुग खां की उपाधि बलबन को दिया था। ये पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा था। हो गया, चले आगे। इधर हो गया सबका। 49, 49, 50, 49। उल्लू खां की उपाधि बलबन को मिला, लिखे तो है। उल्लू खां उपाधि है, उल्लू खां की उपाधि बस कहीं भी मिलता है, बस उल्लू खां, इसका मतलब नहीं दिखाई देता है। और अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, हमें भी जानकारी है। बहुत सारी चीजें स्टूडेंट से टीचर को मिलता है सीखने को, तो ये कभी ना सोचे। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा जब वो 2-3 साल का हो जाता है, खुद से खाने पीने लगता है, तभी से वो एक शिक्षक हो जाता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक शिक्षक होता है। ठीक है, आप एक दूसरे से क्या सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, बुरा सीखते हैं, अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, बुरा छोड़ते हैं, आप पे निर्भर करता है। ठीक है, पद मिल गया, हो गया इधर सबका। चले बलबन पे। यहाँ पे नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, बलबन का पद अब आ जाएगा। कहीं कहीं 65 मिलता है, कहीं कहीं 66 मिलता है। ठीक है, नासरुद्दीन के जस्ट बाद। और 87 कहीं मिलता है, कहीं कहीं 86 मिलता है, कहीं कहीं 86 भी मिलता है। ठीक है, ये बलबन का पद है, मतलब बलबन का शासनकाल अब शुरू हो रहा है। बलबन भी एक इल्बरी तुर्क रहता है। पीछे बताया गया था कि बलबन बलबनी वंश का संस्थापक रहता है।
मंगोलों के द्वारा इसे बेच दिया गया रहता है। इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान में इसे लेकर आता है 1233 में। ठीक, तभी से इसका पद मतलब कि पदोन्नति अब इसका धीरे धीरे होने लगता है। बलबन एक टाइम आके ये सुल्तान बन गया। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि इसने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया या नहीं किया, सुदृढ़ किया या फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, बलबन अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करता है, ये सुदृढ़ीकरण करता है। मतलब कि जो इसके पास रहता है इसका साम्राज्य, उसी को वो सुदृढ़ बनाता है, न कि दूसरे राज्यों को विजिट करने की कोशिश करता है। इसके पास जो राज्य हैं जैसे मुल्तान है, गजनी है, आपका फिर इधर बंगाल है, इन सब जो भी हैं राज्य उसके अंदर कोई उसे ले ना ले, हड़प ना ले, बस इसको लेकर ये अभियान करता रहता है और उसे अपने अंदर ही रखता है। अलग से ये कोई अभियान नहीं करता है किसी दूसरे राज्य को जीतने के लिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये भी एक इलबरी तुर्क रहता है। अभी मैंने बताया कि मंगोलों के द्वारा बेच दिया गया रहता है। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड क्या हो गया? अभी उपाधि मिली थी पीछे उलुग खा की, ये इसका मूल नाम रहता है। पूछता है बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन बलबन। उलुग खां ये इसकी उपाधि थी, तो एक नाम ये मान सकते हैं। और जब ये सुल्तान बन जाता है तब ये उपाधि तब इसका नाम पड़ता है गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसका 3 नाम मिल गया, बहाउद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन, उलुग खां। ठीक है, महमूद ने दिया था। हाँ, वही वाला है ये 49 में जो मिला था, 49 या तो 49 गियासुद्दीन बलबन। ठीक हो गया। ये कब लिया? सुल्तान बनने के बाद। ये उनका मूल नाम है। गियासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, सिजदा और पाबोश हम इसी में पढ़ेंगे। सिजदा और पाबोश नौरोज त्योहार, हाँ इसी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब ये सुल्तान बनता है, दिल्ली का जब ये सुल्तान बनता है, कहा जाता है जैसे ये दिल्ली मान लीजिए एक सेंटर हो गया, तो रास्ते में डाकुओं के द्वारा दिल्ली से व्यापार करने वाले व्यापारियों और जो व्यापार दिल्ली में होता था डाकुओं के द्वारा लूट लिया जाता था व्यापारियों को। तो धन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए व्यापार करना जरूरी है ताकि राजस्व बढ़े, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। लेकिन मेवाती डाकुओं के द्वारा उन्हें लूट लिया जाता था, तो इन्होंने सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया था। ठीक है, दीवाने अर्ज मिलता है, सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया था। और यहाँ पे ये जो जंगल, इधर जंगल पड़ते थे, पहले के सुल्तान जो थे कि जो डाकू जंगल में चले जाते थे उन्हें पकड़ा नहीं जाता था, बस खदेड़ दिया गया, जो मिले उन्हें मारा गया, अदरवाइज छोड़ दिया गया। लेकिन बलबन क्या करता था कि जंगल को साफ करवा देता था कि जहां तक डाकू जाए उनका पीछा करे और उन्हें मार दे। रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। विद्रोहियों का दमन करने के लिए रक्त लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी,
रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया। किस लिए? विद्रोहियों का दमन करने के लिए। अब यहाँ पे जंगल का सफाया करा दिया। मिलता है कि पर्यावरण का शत्रु था बलबन, ठीक है। जंगल का सफाया करा दिया डाकुओं को पकड़ने के लिए, लेकिन पर्यावरण का तो ह्रास हुआ, इसलिए पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है बलबन को, ठीक। नहीं, मिलता है कि पेड़ को इसने कटवा दिया था, क्योंकि जो डाकू थे वो जंगल में ही छिप जाते थे। पीछे के जो सुल्तान थे, जंगल में जब डाकू छुप जाते थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, जो मिले उन्हें मारा गया, अदरवाइज छोड़ दो। लेकिन बलबन अब क्या किया? जंगल को ही साफ करा दिया, ना रहेगा जंगल, ना ही वो जंगल में छुपेंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसलिए यहाँ पे मिलता है कि पर्यावरण का शत्रु बलबन को कहा जाता है, ठीक है। रक्त और लौ की नीति अपना रहा है विद्रोहियों का दमन करने के लिए। विद्रोहियों के दमन में मिलता है कि बलबन बंगाल में तुगरील खां बेग के द्वारा 1279 में जब विद्रोह किया जाता है, जो कि बलबन के अधीन रहकर शासन करता है। तुगरील खां बेग बलबन के अधीन रहकर शासन करता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। अपने नाम का सिक्का चलवाता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वा के वहां का सुल्तान बन जाता है। जब बलबन को इस बात की खबर लगती है तो वो अवध के सूबेदार के द्वारा विद्रोह को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पराजित होता है। बलबन फिर अपने बेटे बुगरा खां के द्वारा क्रोधित होकर स्वयं उस पर आक्रमण करता है और तुगरील खां बेग को पराजित करता है। करने के बाद वहां का सुल्तान अपने बेटे बुगरा खां को बना देता है और उसे भी धमकी देता है कि विद्रोह हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप सुल्तान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, भले ही आप हमारे बेटे हैं, अदरवाइज आपका भी वही हाल होगा जो तुगरील खां बेग का हुआ है। मतलब उसे बंदी बनाया जाता है, उसकी हत्या करवा दी जाती है, ठीक है। बंगाल को इसलिए विद्रोहियों का अड्डा कहा जाता है कि जो बंगाल का क्षेत्र था, सर्वाधिक विद्रोह वहीं पे होता था। विद्रोह का केंद्र बंगाल को ही कहा जाता था। इल्तुतमिश के टाइम में भी, रजिया के भी टाइम में भी, मतलब जितने भी सुल्तान थे सभी के टाइम में बंगाल दोआब का क्षेत्र रहता है, तो लोग वहां पे सुल्तान बनने की कोशिश करते हैं जो वहां के सूबेदार रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बलबन के द्वारा उसका खात्मा करके अपने बेटे बुगरा खां को वहां का सुल्तान बना दिया गया रहता है, ठीक है। रक्त एवं लौ की नीति कब अपनाई गई थी? मतलब क्यों अपनाई गई थी? विद्रोहियों का दमन करने के लिए। राजत्व का सिद्धांत मिलता है। पहला सुल्तान यही था जो कि राजत्व का सिद्धांत का पालन करता है। भगवान के द्वारा भेजा गया दूत, राजत्व का सिद्धांत। आगे मिलेगा आपको जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया या प्रतिछाया। राजत्व का सिद्धांत वही था कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ और मैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब मैं सुल्तान हूँ, मैं प्रजा की भलाई के लिए ये कर रहा हूँ और आपको ये करना पड़ेगा। निरंकुश शासक था, ये अपने बेटों को ये सिखाता था कि अगर आप सुल्तान हैं तो सुल्तान जैसा व्यवहार करे, अपनी पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, सभी से कोई आपके खिलाफ विद्रोह ना कर सके, निरंकुश बने रहें। इसलिए जब ये दरबार में आता था, सड़ा सा मुंह लेके आता था, आई मीन टू से कि एकदम गंभीर। उसने दरबार में लगाया हुआ था पाबंद, हंसना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, मैं बोलूं वही सुनना है, आपको बोलना है, बिना हंसे बात करेंगे। इसने मद्यपान पे रोक लगाया था, पहला व्यक्ति था जिसने दरबार में मद्यपान पे रोक लगाया था, ठीक है। पाबंदियों का इतना सख्त था। वैसे साधारण जनता से वो कब मिलता था? जब वो सुल्तान नहीं था, लेकिन जब सुल्तान हो गया सिवाय अमीरों के किसी से नहीं मिलता था। अमीर वही जो उनके द्वारा मंत्री, दरबारी मंत्री थे,
उच्च उच्च पदों पे थे, बस उनसे वो मिलता था, निम्न वर्ग के लोगों से वो नहीं मिलता था। बर्नी का कहना है, बर्नी का कहना है कि जो बलबन था वो कहता था कि जब मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ स्वयं तलवार पे चला जाता है। किस लिए? उन्हें मारने के लिए, जो कि खुद ही निम्न स्थान से उठ के सुल्तान बना रहता है। खुद को अफरा शियाब वंश का व्यक्ति बताता है कि मैं अफरा शिहाब वंशी हूँ, मतलब मैं उच्च कुल से हूँ, मुझे उच्च कुल वाले पसंद है, लेकिन वो उच्च कुल का रहता नहीं है। वो कहता है कि जब मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मैं क्रोधित हो उठता हूं। ठीक है, इसका वंशज का नाम भी पूछता है, अफरा शियाब। अफरा शियाब अफरा शियाब ये वंश था इनका। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अफरा शियाब वंश का स्वयं को बताता है? बलबन। ठीक है, ये राजत्व का सिद्धांत पे पूछता है। रक्त एवं लौह की नीति का पालन किसने किया था, ये भी पूछता है। आगे हम पढ़ेंगे अभी सिजदा एवं पाबोश। ठीक, ये वंश हो गया बलबन का। नेक्स्ट है आपका, ये बलबन के पास ही एरो अपना करते रहिएगा। ठीक है, सिजदा एवं पाबोश। सिजदा, सिजदा एवं पाबोश क्यों चलाता है ये? सिजदा एवं पाबोश चलाने का बस ये मतलब रहता है कि सुल्तान मतलब निरंकुश पहले ही बता दिया, अपने वक्तव्यों से उसने बता दिया, अभिव्यक्त कर दिया कि मैं निरंकुश हूं। सिजदा एवं पाबोश चलाया था कि सुल्तान सर्वे सर्वा होता है, ईश्वर के बाद सुल्तान का स्थान आता है। सिजदा का मतलब ये था कि घुटने के बल बैठकर, घुटने के बल बैठकर जैसे सलाम करना होता है, वो हो गया। मतलब कि उनका आदर करना घुटने के बल बैठकर। और पाबोश, अगर कोई नमाज देखा होगा तरीका तो उसमें सिजदा आता है, ये वही सिजदा है। और पाबोश का मतलब सुल्तान के पैरों को लेटकर चूमना। ठीक है, तो सुल्तान के क्या, सिजदा मतलब झुककर सलाम करना हो गया, और पाबोश हो गया पैरों को चूमना। सजदा या सिजदा एक ही है, सजदा भी कहा जाता है, सिजदा भी कहा जाता है। और पाबोश पैरों को चूमना, इसने सुल्तान के पद को सर्वे सर्वा बनाने के लिए ये सब शुरू किया था। ठीक है, इसलिए उसने हंसने और बोलने पर रोक लगा दिया था कि इस दरबार में कोई भी हंसेगा बोलेगा नहीं, और उच्च पद के व्यक्तियों से ही मिलने की छूट उनके बेटों को भी थी। उनके दो बेटे थे, एक बुगरा सॉरी बुगरा खां थे और एक मोहम्मद शाह। ठीक है, शाहजादा मोहम्मद, शाहजादा मोहम्मद का मृत्यु हो जाता है जब मंगोलों का आक्रमण होता है 1286 में। ठीक है, उसी टाइम मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के बाद ही शोक में चले जाने के कारण कहा जाता है बर्नी के द्वारा कि शोक में चले जाने के कारण ही बलबन का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है। दरबार में वो गंभीर बना रहता है, लेकिन दरबार से बाहर अपने बेटों को याद करके कोने में रोता है। नर्म दिल का था, लेकिन जब वो आता है सुल्तान बन के दरबार में पूरे सजे हुए में, सुल्तान बन के आता है तो वो गंभीर रूप लेकर आता है, लेकिन परिवार में जब रहता है तो परिवार जैसा रहता है। ठीक है, सिजदा एवं पाबोश शुरू कर दिया। अब एक और है आपका नवरोज त्योहार मिलता है, फारसी त्योहार नवरोज, नवरोज मिलता है, नवरोज।
नवरोज। नवरोज त्योहार फारसी रहता है, मतलब नए वर्ष के शुरू होने पर यह त्योहार मनाया जाता था। सिजदा और पाबोश ये त्योहार औरंगजेब के द्वारा बंद करा दिया जाता है। जब हम औरंगजेब पढ़ेंगे मुगल वंश में तब वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्या? हाँ, लेकिन शासन सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए और सुल्तान का पद जो है सर्वे सर्वा करने के लिए वो ये सब चीजें शुरू कर रहा है, ठीक है। हो गया नवरोज का त्योहार। जिल्ले इलाही का पद, जिल्ले इलाही क्या? जिल्ले इलाही की उपाधि हो गई। जिल्ले इलाही स्वयं को ईश्वर की छाया या प्रतिरूप कहता था। कौन? बलबन। हाँ, जिल्ले इलाही का उसने उपाधि लिया, खुद को कहता था कि मैं जिल्ले इलाही हूं, मतलब कि ईश्वर के द्वारा जो उनका प्रतिरूप होता है मैं वही हूं, इसलिए जनता को मेरी बात माननी चाहिए। अमीर जो नियुक्त हुए हैं उन्हें मेरी बात माननी चाहिए। जिल्ले इलाही हो गया। और एक मिलता है नायब कुछ करके है, नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो विभाग था ना, नियामत खुदाई। नियामत खुदाई नहीं, नियामत खुदाई दूसरा था। नियामत ए खुदाई मतलब कि पैगंबर के बाद जो स्थान है वो सुल्तान का या राजा का होता है, ठीक। तो जिल्ले इलाही भी हो गया, नियामत खुदाई हो गया। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिरूप हूं मैं या मॉडल हूं मैं, और नियामत खुदाई कि पैगंबर के बाद जो व्यक्ति है वो है सुल्तान या फिर शासक। अब इस सैन्य व्यवस्था को पीछे बताए हैं कि सुदृढ़ करने के लिए उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की, फिर गुप्तचर विभाग की वो स्थापना करता है जिसे बरीद कहा जाता है, ठीक है। अब कहीं जगह तो दो पॉइंट के लिए जगह बचा क्या? मेरी हाइट उतनी नहीं है ना जो बात है वो रियल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है? दीवाने अर्ज नीचे दिख तो रहा है ना, ये सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। सुदृढ़ करने के लिए, सैनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। ये गुप्तचर वही थे जो कि जगह जगह पर, गुप्तचर मतलब जो व्यक्ति रहता था वो डायरेक्ट सुल्तान से कनेक्टेड था। जो भी वहां का मतलब किसी राज्य में है वो, तो वहां की शासन व्यवस्था का संचालन कैसे हुआ है, कैसे हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर न करा के वो स्वयं आता था सूचना देने। इनका वेतन अलग से सुल्तान के द्वारा तय किया जाता था, वो अंडर में था किसके? सुल्तान के। मतलब आप किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सूचना नहीं भेजेंगे, हमारे पास सूचना लाना है आप खुद लेकर आएंगे। मतलब वो विश्वसनीय व्यक्ति होते थे, ठीक है। और पहले जो था, पहले के सुल्तानों के द्वारा जो इकताएं दी गई थी, बलबन के द्वारा वो समाप्त कर दी गई। और वहां पे मतलब कि इकता देने की प्रथा को बंद कर देता है कि अब आपको इकता नहीं दिया जाएगा, जो टुकड़ा दिया जाता था जमीन का वो नहीं दिया जाएगा, अब वो दिया जाएगा तो वेतन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। दीवाने अर्ज, फिर गुप्तचर विभाग हो गया। बरीद, बरीद कहा जाता था इन्हें, ठीक है। बरीद, गुप्तचर विभाग को बरीद कहा जाता था। किसको? इकता प्रथा को इसने बंद कर दिया था और अब वो वेतन देने लगा था। हाँ, वो बंद हो गया।
सॉरी, क्या नियामत खुदाई, ये बलबन का ही उपनाम था, मान सकते हैं, उसने खुद धारण किया था। ठीक है, वो कहता था कि सुल्तान के बाद, मतलब पैगंबर के बाद अगर कोई है तो वो सुल्तान है। मतलब वो स्वयं को बताता था, स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जिले इलाही, ईश्वर की छाया, मैं ईश्वर का मॉडल हूं, बलबन अपने आप को कहता था। अब ये बलबन कहता था, इतिहासकारों का कहना है। अब वो तो इतिहासकार जाने, इतिहासकारों का कहना है कि सही कहता था, मतलब सही करता था उसने जो किया, और कुछ इतिहासकारों का कहना था कि सर्वाधिक निरंकुश था। जैसे बर्नी उसका दरबारी था, तो जाहिर सी बात है भाई, उसका दरबारी कवि था तो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखेगा, चढ़ा बढ़ा के लिखेगा, मिर्च मसाला लगा के लिखेगा, है ना। हसन निजामी का कुछ और ही कहना है, हबीब का कुछ और ही कहना है, इतिहासकार जो है। गुप्तचर मतलब वो व्यक्ति थे जो कि अलग अलग राज्यों में है या फिर अपने ही राज्य में किसी दूसरे छोर पे है और वहां की शासन व्यवस्था को देख रहे हैं, उनकी निगरानी में है। मतलब कि प्रशासन व्यवस्था अगर देख रहे हैं तो पुलिस जो सैन्य अधिकारी है वो कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं, बाजार व्यवस्था ठीक से चल रहा है या नहीं, अन्नागार जो है वो ठीक से चल रहा है नहीं। तो ये गुप्तचर मतलब लगाए गए थे कि जिस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं क्या वो कार्य अच्छे से किए जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो क्या करते थे कि सुल्तान के पास डायरेक्ट आते थे, किसी के द्वारा सूचना नहीं भेजते थे, डायरेक्ट वो आते थे सुल्तान के पास सूचना लेकर कि ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, अच्छी हो रही हैं तब पर भी, अच्छी नहीं हो रही हैं, सुचारू रूप से नहीं हो रही हैं तब पर भी वो सूचना देते थे किसे, सुल्तान को। और इन्हें मतलब ये डायरेक्ट अंडर में थे किनके, सुल्तान के। जो भी कम्युनिकेशन होगा दोनों के सिर्फ बीच में होगा, बीच में मीडिएटर कोई नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बर्नी के द्वारा कहना है कि उसका जो शासन व्यवस्था था गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा ही वो सुदृढ़ हुआ था। गुप्तचर विभाग जो था उसी के द्वारा, जो गुप्तचर के व्यक्ति थे वो बरीद कहलाते थे। ठीक है, ये बरीद नाम पूछता है कि बरीद मतलब किसे कहा जाता था बलबन के शासन काल में, या फिर दिल्ली सल्तनत में बरीद किसे कहा जाता था, दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था। ठीक है, अभी पीछे बताया गया है शाहजादा मोहम्मद, बताया गया है कब इसकी मृत्यु हुई थी, बोले। मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसमें वो मारा गया था 1286 में। उसी के शोक में कहा जाता है कि बलबन की मृत्यु हो जाती है। और जब बलबन के बेटे की मोहम्मद मतलब शाहजादा मोहम्मद की जब मृत्यु होती है तो बलबन ने स्वयं उसे शहीद की उपाधि दी थी, अपने बेटे मोहम्मद को शहीद की उपाधि दी थी। 2 बेटे रहते हैं, बुगरा खां बचा है, अभी शाहजादा मोहम्मद मर गया। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो मंगोलों का आक्रमण इसके टाइम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चले और कुछ। बर्नी ने इसे खुफिया हत्यारा कहा है। ब्लैंक पेज लेते हैं, ठीक है। हाँ, खुफिया हत्यारा बलबन को बर्नी ने। और जनता का पिता भी कहा है कि जनता का पिता था और खुफिया हत्यारा भी था। मतलब कि ये जनता का अच्छे से ख्याल रखता था। ठीक है, लेकिन खुफिया हत्यारा भी था, विद्रोहियों का जमकर दमन भी करता था, उन्हें छोड़ता नहीं था। अभी बंगाल का विद्रोह बताए, तुगरिल खां बेग को इसने हराया था सॉरी, तुगरिल खां बेग को हराया था और वहां पे अपने बेटे बुगरा खां को सुल्तान बनाया था। ठीक है,
तुगरील खां बेग, अभी हम पीछे बताए हैं, तुगरील खां बेग कहाँ का शासक रहता है? बताए? बंगाल का। ठीक। विद्रोह करता है बलबन का, बलबन के द्वारा अपने बेटे बुगरा खां के द्वारा मिलकर उसका विद्रोह करने के बाद दबा दिया जाता है, और वहां मतलब उसे मारने के बाद बुगरा खां अपने बेटों को वहां का गवर्नर या शासक बना दिया जाता है। ठीक है, अभी बुगरा खां बचा है, वो मर गया, उसका बड़ा बेटा शाहजादा मोहम्मद। ठीक है, अब इसमें के पॉइंट लगभग सभी हो गए हैं। अब इसकी मृत्यु भी 1286 में ही हो गई, मोहम्मद के शोक में, शाहजादा मोहम्मद के शोक में। ये मोहम्मद पूरा कर लीजिएगा। 1286 में मृत्यु किसकी? बलबन की। ठीक। बर्नी का कहना है कि जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके अमीरों के द्वारा उसे बिना मतलब पैरों में जूते पहने कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है। जो जनता रहती है वो मतलब जो अमीर रहते हैं उनका कहना है कि लगभग 40 दिनों तक बिना बिस्तर के वो सोते हैं जमीन पर। ये इतिहासकार जो बर्नी है उनका कहना था कि बलबन इतना अच्छा था, बलबन इतना अच्छा सुल्तान था कि अमीरों के द्वारा उसे उच्च से उच्च पद देने की कोशिश करी जा रही थी। इसलिए जब उसका मृत्यु हुआ था तो उसे उसके द्वारा ले गए लोग तो बिना चप्पल के ले गए, बिना पहने मतलब स्लीपर के लेके गए कब्रिस्तान में। और जब वहां से आए, किसी किसी बुक में मिलता है कि लोग उपवास रखे, और किसी किसी बुक में मिलता है कि बर्नी का कहना है कि वो 40 दिनों तक बिना बिस्तर के जमीन पर सोए थे उसकी शोक में। बलबन हो गए। हाँ हाँ, बिना बिस्तर के जमीन पर, यह बर्नी का कहना है, बाकी इतिहासकार कुछ नहीं कहते हैं, बर्नी का यह कहना है, जो कि वो उसके दरबारी कवि थे, दरबारी इतिहासकार थे। हो गया यहां तक? ठीक। अब बलबन के बाद कौन आएगा? एक पॉइंट और छूट रहा है, वसीयतनामा। वसीयतनामा लिख लीजिए। शुरू करने वाला व्यक्ति पहला सुल्तान यही था। वसैया कहीं कहीं मिलता है, वसीयतनामा या वसीयत। वसीयत शुरू करने वाला पहला सुल्तान बलबन। और पीछे हम लोग पढ़े थे सुल्तान का पद वंशानुक्रम करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। अब यहाँ वसीयत जारी करने वाला था बलबन कि मेरे पुत्र के बाद कौन बैठेगा, फिर उनके पुत्र के बाद कौन बैठेगा, वो उनके पुत्र डिसाइड करेंगे। हाँ हाँ, वसीयत के माध्यम से। ठीक है, देखिए बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन के दो पुत्र कौन कौन? एक का नाम शाहजादा मोहम्मद, दूसरे का नाम बुगरा खां। इसकी मृत्यु हो जाती है 1286 में। ठीक है, अभी बुगरा खां रहता है, लेकिन जो बलबन रहता है वो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी, जब वो बीमार होता है तो अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद मर गया रहता है, तो उस शाहजादा मोहम्मद के मरने के बाद ही, अब उसका बेटा है नहीं तो वो सोच रहा था कि मैं अपने पोते को, मतलब इसका बेटा है नहीं तो इसके बेटे को बनाऊंगा। उसका नाम रहता है कैद खुसरो। कहाँ लग जा रहा है भाई? हाँ, कैद खुसरो। इसने इसे नियुक्त किया था कि मेरे मरने के बाद जो मेरा पोता है, कहीं कहीं पौत्र मिलता है कि तय खुसरो जो है वो उत्तराधिकारी बनेगा। ये बलबन का कहना रहता है, लेकिन अमीरों के द्वारा जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद बाद को सुल्तान बना दिया जाता है अमीरों के द्वारा, है ना।
कैकुबाद को बनाया जाता है। ये इसका पुत्र रहता है मुहम्मद का, मतलब उसका पौत्र रहता है पोता या पौत्र, ठीक है। इनका हो गया बुगरा खां का बेटा। वही दो ही नाम है ना, मोहम्मद, ये शाहजादा मोहम्मद है, ये मोहम्मद, और एक का नाम हो गया बुगरा खां, ठीक। बलबन कहता है कि मैं इनके बेटे मतलब कैखुसरो को सुल्तान बनाऊंगा। वो जब बीमार होता है तो कि मैं कैखुसरो को सुल्तान बनाऊंगा, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के द्वारा इस बात का विद्रोह करते हुए कैकुबाद को बना दिया जाता है, जो कि बुगरा खां का बेटा रहता है, ठीक। उसके बाद इसका बेटा एक होता है, जब ये सुल्तान बनता है तो 17 वर्ष का रहता है। अभी पीछे हम क्या पढ़े कि दरबार में हंसने बोलने पर पाबंदी लगाया रहता है, बलबन मद्यपान पर रोक लगाया रहता है, जनता ऊब गई रहती है, अमीर ऊब गए रहते हैं, नाच गाने से कोई मतलब नहीं। अब कैकुबाद विलासिता का जीवन यहाँ पे व्यतीत करेगा। अब उसे आजादी मिल गई, सुल्तान है, कुछ भी करे क्या ही फर्क पड़ता है। कैकुबाद जब सुल्तान बनता है तो वो इन सब चीजों का आदी हो जाता है। कहा जाता है कि उसे लकवा मार देता है, लकवा मार देता है तो उसे मलिक फिरोज, अब यहाँ फिरोज जो तुगलक फिरोज खिलजी वाला व्यक्ति है, ये वही है। मलिक फिरोज जो रहता है वो इसकी हत्या करा देता है कैकुबाद की, जो कि बुगरा खां का बेटा रहता है, और इसके शिशु पुत्र रहते हैं कैमूर्स, कहीं कहीं क्यूमर्स मिलता है, ठीक है। ये शिशु रहते हैं, ये सुल्तान बनते हैं, ठीक है। शिशु है, आखिरी सुल्तान क्या है कि कभी कभी मिलता है कि कैकुबाद है, कभी कभी मिलता है क्यूमर्स है, क्योंकि वो छोटे रहते हैं, काफी छोटे रहते हैं। उन्हें मलिक फिरोज के द्वारा मार दिया जाता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। फिरोज खिलजी वही है, ये मलिक फिरोज खिलजी वही है जो क्यूमर्स छोटे शिशु रहते हैं उनको मार दिया जाता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। कहानी समझ आई? लास्ट वाला समझ नहीं आया। देखिए, बुगरा खां का बेटा कैकुबाद सुल्तान बन जाता है, मतलब बलबन का पोता है, ये 17 वर्ष का रहता है जब ये सुल्तान बनता है। विलासिता पर प्रतिबंध लगा दिया गया रहता है बलबन के द्वारा, लेकिन जब ये सुल्तान बनता है, बलबन मर गया है, अब ये आजाद है, जो चाहे वो करे। इतना मद्यपान करता है, बीमार भी होने लगता है, लकवा भी मार देता है। अभी फिरोज खिलजी, मलिक फिरोज खिलजी के द्वारा इसे मार दिया गया रहता है। मारने के बाद शिशु पुत्र, इनके छोटे से पुत्र रहते हैं, क्यूमर्स का नाम मिलता है, कि इनको सुल्तान बनाया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद मलिक फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी भी हत्या कर दी जाती है और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तभी से स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी। क्या नाम रहता है व्यक्ति का जो इनकी हत्या करता है? मलिक फिरोज खिलजी। ये वही फिरोज खिलजी हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये वही खिलजी हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि स्थापना करते हैं खिलजी वंश का। कहानी सभी समझ में आया? कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। शमसुद्दीन कैमूर यही था, जी हाँ, उनका पूरा नाम रहता है, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बलबन ने जो भी किया था सब पीछे बता दिया गया है। अब उसे आपको दिखा देते हैं।
देखिए ये बलबन है, 87 दिया है, कहीं कहीं 86 मिलता है, कहीं कहीं 87। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही है क्या इसमें? क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे, क्वेश्चन बनवाया गया है कल के लिए। गुलाम वंश खत्म हो गया, पूरा गुलाम वंश का क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, खिलजी वंश थोड़ा सा बता देंगे, लग रहा है उसका पीडीएफ 40 दल का अंत, एक पॉइंट रह गया। देखिए ये दल चालीसा का अंत करवाने वाला व्यक्ति। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति हो गया, दल चालीसा का अंत करवाया था, इसे आप लोग मेंशन कर ले। ये सिजदा एवं पाबोश है, नवरोज त्योहार स्टार्ट करता है। देखिए यहाँ लिखा है 9 वर्ष को ही नवरोज त्योहार कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इसे बंद किया, ये लाहौर नहीं है, ये नवरोज ही है। ठीक है, 1287 में मंगोलों का आक्रमण होता है, बलबन का बेटा शाहजादा मोहम्मद मारा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि शोक में, ये 1287 है। ठीक है, बलबन अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहीं कहीं 86 मिलता है, कहीं कहीं 87, क्योंकि मंगोल आक्रमण जो है वो 86 में होता है। ठीक है, हाँ, ये 87 लिखा है, हम कह रहे हैं कहीं कहीं 86 मिलता है, कहीं कहीं 87, तो 86 माना जाता है। ठीक है, अभी पीछे हम 87 का दिखाए थे, यहाँ पे देखिए 87 लिखा हुआ है, 87 लिखा है ना, तो ये 86 भी कहीं कहीं मिलता है। दृष्टि में 87 मिलता है, इल्तुतमिश ने जो बनवाया था, हाँ उसको बनवाया था, उसमें इल्तुतमिश ने, जिसका कि ये सदस्य रहता है। लेकिन बलबन जब सुल्तान बन रहा है तो उसे खत्म कर रहा है। क्यों कर रहा है, पीछे बताए थे, बताएं जरा। शामिल था, ठीक, क्यों निकला? हाँ, तो क्यों उसने मतलब चालीसा दल को समाप्त किया था? हाँ ये क्या लैंग्वेज हुई? ऑफिशियल, आप एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब कि जो अमीर थे, मतलब कि ये रहते रहते चालीसा दल में ये जान चुका था कि जो सुल्तान है वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन चालीसा दल के कहने पे कर रहे हैं। जो भी चालीसा दल के व्यक्ति कह रहे हैं, सुल्तान उन्हें मान रहे हैं। तो ये वो नहीं चाहता था कि जब मैं सुल्तान बनूं तो मैं भी किसी हाथ के कठपुतली रहूं, मैं जो भी निर्णय लूं स्वयं से लूं, किसी के, हाँ, स्वतंत्र रूप से, किसी के कहने पे ना लूं। इसलिए इसने चालीसा दल का अंत करा दिया था। ठीक है, कैकुबाद, ये देखिए अभी जो बताया गया है ये वही है, मलिक फिरोज द्वारा गद्दी से हटा दिया गया, खिलजी वंश की स्थापना हुई। मलिक फिरोज खिलजी, ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। अभी वहां पे खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी ट्यूमर्स को मारने के बाद। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो बता दीजिए, ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो कल चलेंगे तो पहले क्वेश्चन आंसर करा देंगे गुलाम वंश का, उसके बाद खिलजी वंश का कराएंगे। ठीक है, ये सुनिए, सुन लीजिए, जो बातें हम बोल रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, माइंड में। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किलोखरी के महल में, किलोखरी के महल में अपना जो है राज्याभिषेक कराता है। ठीक है, और शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद के द्वारा इसे मिला रहता है। किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। 3 पॉइंट, खिलजी वंश की स्थापना किया था इसने, शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद से इसे मिला था किलोखरी के महल में। हाँ, वही था जो 17 साल का था, शासक बना था, लकवा के द्वारा मारा, मतलब लकवा से ग्रसित होकर वो मर गया था, कहा जाता है। ठीक है,
2-3 पॉइंट इससे भी याद करिएगा। उसके बाद आ जाता है अली गुरसाब, जो कि अलाउद्दीन का मूल नाम रहता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का दामाद। ठीक है, अब खिलजी वंश हम कल तो अभी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो खिलजी वंश पे चलेंगे, और हो सकेगा तो खिलजी वंश कोशिश किया जाएगा कि एक दिन में खत्म हो जाए। जलालुद्दीन में ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अलाउद्दीन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे रिवीजन करके आइएगा, कल आप लोग का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।